Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You all fine. As you remember, हमने adjustments of final accounts start किया हुआ है. Adjustments of final accounts. सबसे पहले हमने bad debts and provision for doubtful debts को समझा. Then depreciation of non-current assets. Then valuation of inventory. दो adjustments हमारी रहती हैं जो आज हम इंशाल्लाह करेंगे. और इसके साथ साथ आपको एडजस्टमेंट्स में से एक अदद क्वेश्चन असाइनमेंट का अपलोड किया गया गूगल क्लासरूम में, वो काइंडली जल्द से जल्द आप सॉल्व करें ताकि उसको हम मार्क कर सकें. 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और दैट इज़ फ्रॉम द डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. उसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम में ही उसको सबमिट करें. सो हियर इज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स. First of all, expenditures. So there are capital expenditures and revenue expenditures. So capital expenditures क्या होते हैं? These are basically purchases of non-current assets are called capital expenditures. And any further expenditures for improvement or extension of non-current assets are also considered as capital expenditure. For example, हमने land and building purchase की या machinery purchase की, तो ये capital expenditures होते हैं. जब हम कोई building buy करते हैं, उसके ऊपर जो हम first time paint वगैरह करवाते हैं, उसको working condition में लाने के लिए वो भी capital expenditure होगा. या हमारी जो building है उसके हमारा सिंगल फ्लोर है, हम उसका सेकंड फ्लोर तैयार करते हैं, तो ये एक एक्सटेंशन होगी. सो दिस इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ए नॉन करंट एसेट्स शो करना होता है. देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. दीज आर बेसिकली रूटीन एक्सपेंडिचर्स टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल पेमेंट्स of rent or utility bills, wages and salaries, etc. इसके साथ साथ जो नॉन करंट एसेट्स को हम मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारी जो मशीनरी है या गाड़ियां हैं उनकी जो हम ओवरऑलिंग करवाते हैं, ट्यूनिंग करवाते हैं, उनका फ्यूल डलवाते हैं, तो इस तरह की जो एक्सपेंसेस हैं दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर बेसिकली ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंसेस आफ्टर द ग्रॉस प्रॉफिट इन इनकम स्टेटमेंट. Then receipts. There are capital receipts and revenue receipts. Capital receipts क्या होती हैं? If we sell any non-current asset या investment by the owner, जो business में receivings होती है from the investment by the owner, these are called capital receipts. और revenue receipts हैं जो business की routine की receipts होती हैं, जैसे sale of stock, सेल ऑफ सर्विसेज या अदर इनकम से अगर कोई रिसीविंग्स आ जाती हैं, सो दीज आर रेवेन्यू रिसीव्ड्स. तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. इसके बाद है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो हमने अभी डिवीजन सीखी है इसमें बाय मिस्टेक कुछ हमसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती. एग्जांपल से बात क्लियर होगी ज़्यादा. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि परचेज ऑफ मशीनरी 5000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. अब ये ट्रीटमेंट में हमसे गलती हो गई कि हमने मशीनरी बाय की, तो इसको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक उसको परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. अब ऐसा करने से क्या होगा? मशीनरी अकाउंट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, इट मीन्स नॉन करंट एसेट्स डाउन हो गए, और इनकम स्टेटमेंट में जब परचेजेस ओवरस्टेट हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर चली जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड. तो एक जो ट्रीटमेंट है जब उसकी मिस्टेक होती है तो इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं. एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जैसे रिपेयरमेंट टू द बिल्डिंग है, उसको हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि रिपेयरमेंट इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको रिपेयरमेंट एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको नॉन करंट एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया.
ये ऐसा ही है कि जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट विल बी ओवरस्टेटेड, और जो रिपेयरमेंट एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में आना था वो अंडरस्टेट हो गया। जब एक्सपेंस अंडरस्टेट हुआ तो प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। सो हमने देखा कि चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दें, दोनों की वजह से इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको हम प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करें। ये हो रहा है शेयर? सो ये वर्कशीट्स आपको जूम पे ही शेयर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है एफ लिमिटेड का। अब ये तो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। हम इसके कंसर्न पार्ट में जाएंगे, विच इज बेसिकली ई एन एफ। डी तक जो है वो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये जाहिर है किसी भी मेजर क्वेश्चन का एक सेगमेंट आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ओनली 6 मार्क्स के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पूछा हुआ है। तो क्या लिखते हैं जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एफ लिमिटेड आल्सो ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दे एक्सटेंडेड द फैक्ट्री प्रीमिसेस। द एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, building contractor charges to construct extension 28,000, this will be a capital expenditure। और structural repairs to the existing roof, अब ये जो repairment है ये revenue expenditure है। wages to own employees to construct new loading bay, ये किस्म की extension है, improvement है कि हमने loading के लिए एक जो है वो path तैयार किया। तो इसके ऊपर जो expense आ रहा है ये capital expenditure होगा। फिर मटेरियल फॉर द न्यू लोडिंग बे, जो हम न्यू लोडिंग पर्पस के लिए एक बे तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर हम इजीली जो है वो लोड कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट्स। तो इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड लीगल फी फॉर प्लानिंग परमिशन, और जो हमने कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंशन के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं और उसके ऊपर एक्सपेंस आया है, दैट विल बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो डिफाइन करना है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो कि अभी हमने डेफिनेशन सीखी। एफ पार्ट में है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस। तो एक्सटेंशन पर्पस के लिए जो कुछ भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है जो कि नॉन करंट एसेट बनेगा वो हमने शो करना है। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग कॉस्ट, जो हमने लोडिंग एरिया की, जो हम न्यू लोडिंग बे तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो वेजेस का खर्चा आया, मटेरियल का एक्सपेंस आया, लीगल फी, ऑल द वैल्यूज आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उससे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन एंड मार्किंग स्कीम दोनों इंशाल्लाह आपको शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, the next adjustment is accruals and prepayments, this will be the loss basically। इसके बाद हमने sole traders फाइनल अकाउंट्स को अटेम्प्ट करना है इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। sole traders फाइनल अकाउंट्स,
दैट विल बी द मेजर क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, जिसमें हमने इन सब एडजस्टमेंट्स को अप्लाई करना है. सो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स. So first of all, accrued expense. Accrued expense means an expense which is payable. और वो expense जो अभी तक payable है, pay नहीं हुआ at the month end और at the year end. तो जब हम income statement बनाएंगे तो paid amount में, paid amount of expense में ये जो payable होगा या accrued होगा इसको add करेंगे. और statement of financial position में it will be treated as current liability. इसके बाद है जी prepaid expense. Prepaid expense means an expense which is paid in advance. इसको advance paid expense भी कहते हैं हम. तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो एडवांस पेड एक्सपेंस होगा उसको हम लेस करवा दिया करेंगे फ्रॉम द पेड अमाउंट. और ये जो प्री पेड एक्सपेंस है इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. देन एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम मींस एन इनकम व्हिच इज रिसीवेबल येट. अब देखें जो वर्ड एक्रूड है, एक्रूड एक्सपेंस मींस एन एक्सपेंस व्हिच इज पेएबल, एंड एक्रूड इनकम मींस एन इनकम व्हिच इज रिसीवेबल येट, जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई. अब ये जो रिसीवेबल इनकम है इसको मैंने क्या करना है, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे जो हमने इनकम रिसीव्ड अमाउंट लिखनी है तो उसमें ऐड कर देंगे. इनकम रिसीव्ड अमाउंट में जो रिसीवेबल अमाउंट होगी उसको ऐड करवा दिया जाएगा. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इट विल बी treated as current asset in the asset section. उसके बाद प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम को एडवांस रिसीव्ड इनकम भी कह सकते हैं कि वो इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया बट वी हैव नॉट अर्नड येट, मींस कि अभी हम उसके एंटाइटल्ड नहीं हैं लेकिन हमने रिसीव कर ली. तो जो एडवांस रिसीव्ड अमाउंट होगी दैट विल बी अ करंट लायबिलिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. और इनकम स्टेटमेंट में हमने इसको रिसीव्ड अमाउंट में से लेस करवा देना है. सो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस रिसीव्ड इनकम. इनको बहुत अच्छे से जहन में रखें कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है. अब अगर हम कोई भी एक्सपेंस अकाउंट बनाएं और एग्जामिनर हमसे ये रिक्वायर कर सकता है कि जी एक्सपेंसेस डिफरेंट डेट्स पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे उसने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे कहता है जी एक्सपेंस अकाउंट बनाओ और हाईलाइट करके बताओ कि विच वन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट. तो देखें ओपनिंग डेट पे जो प्री पेड एक्सपेंस है, ओपनिंग डेट पे प्री पेड क्योंकि ये एसेट है, सो ओपनिंग प्री पेड विल बी ऑन डेबिट साइड. और क्लोजिंग डेट पे जो प्री पेड है वो क्रेडिट साइड पे. ओपनिंग डेट पे जो एक्रूड एक्सपेंस है दैट इज लायबिलिटी पेएबल, सो ओपनिंग पेएबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. और क्लोजिंग डेट पे अगर एक्रूड है तो वो डेबिट साइड पे. अब ये जो डेबिट साइड पे हम देख रहे हैं दिस इज बेसिकली पेड अमाउंट, जो हमने ऑल द टाइम एक एंट्री सीखी है कि जी एक्सपेंस जब भी पे होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये वो वाली अमाउंट है जो हम जर्नल एंट्री करते रहे हैं कि एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. तो इन तमाम वैल्यूज को लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट. मींस के दोनों ओपनिंग दोनों क्लोजिंग अगर बैलेंसेस आ रहे हैं और ये पेड अमाउंट आ गई तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट. ये वो अमाउंट है जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी है. देन इनकम अकाउंट. अब देखिए ओपनिंग डेट पे जो एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम मींस रिसीवेबल, रिसीवेबल मींस एसेट. तो ओपनिंग डेट पे जो एक्रूड इनकम या एसेट का बैलेंस है ओपनिंग एक्रूड का वो डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग डेट पे जो एक्रूड इनकम है वो क्रेडिट साइड पे. इसी तरह से ओपनिंग प्री रिसीव्ड आपको पता है लायबिलिटी होती है, सो इसीलिए ओपनिंग प्री रिसीव्ड या एडवांस रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग डेट पे जो प्री रिसीव्ड अमाउंट है वो डेबिट साइड पे. फिर ये बैंक जहां पे लिखा हुआ है इट मींस कि दिस इज बेसिकली रिसीव्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर. आप इनकम रिसीव्ड की अमाउंट को जरा रिकॉल करें, उसकी डबल एंट्री हमने क्या सीखी थी कि जब हमें कोई भी इनकम रिसीव होती है तो बैंक को डेबिट करते हैं और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. बैंक डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट. तो इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट. सो दिस इज द अमाउंट व्हिच इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट. तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं. इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम एक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को, उसका अकाउंट कैसे बनेगा. वी विल लर्न दिस.
तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे 2 अदर एक्सपेंसेस अकाउंट्स और एक इनकम अकाउंट बनवाया जा रहा है। ये मई जून 12 का क्वेश्चन है, मई जून 12। तो ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2011 एंड ईयर स्टार्ट इज 1 जनवरी 2011। तो आप देखते हैं कि वेजेस का हमें ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसी तरह रेंट रिसीव्ड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। जो वेजेस पेड है, इंश्योरेंस पेड है और रेंट रिसीव्ड है। तो ध्यान से देखें, अगर हम वेजेस अकाउंट को देखें तो वेजेस का जो ओपनिंग अक्रूड है दैट इज लायबिलिटी, सो पुट ऑन द क्रेडिट साइड। और वेजेस का जो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस है दैट इज अगेन अक्रूड, दैट इज लायबिलिटी, सो पुट ऑन द डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन डेबिट साइड। और ये जो वेजेस पेड अमाउंट है दैट इज ऑन द डेबिट साइड, कि वेजेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट एंड द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह से इंश्योरेंस को देख लें, इंश्योरेंस ओपनिंग डेट पे अक्रूड है, मींस क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड। क्लोजिंग डेट पे 610 प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट होता है और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है। सो 610 क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। और ये जो इंश्योरेंस पेड अमाउंट है दैट इज ऑन द डेबिट साइड, मींस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये 1400 के साथ ही एंट्री होगी। इन दिस वे बोथ साइड्स का जो डिफरेंस है दैट इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। देन रेंट इनकम या रेंट रिसीव्ड। अब रेंट जब प्रीपेड है इट मीन्स के प्री रिसीव्ड। प्रीपेड जब वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि जो टीनेंट है वो जिसको हमने रेंट पे दी हुई है बिल्डिंग, दैट टीनेंट हैज पेड अस इन एडवांस। तो प्रीपेड वर्ड फॉर इनकम या प्री रिसीव्ड दोनों का एक ही मीनिंग है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। तो ये बेसिकली प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड लायबिलिटी होती है। तो ओपनिंग डेट पे जो प्री रिसीव्ड अमाउंट है दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। क्लोजिंग डेट पे जो प्री पेड है मतलब प्री रिसीव्ड है दैट विल बी ऑन डेबिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी है। और जो रेंट रिसीव्ड अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर, रेंट रिसीव्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, इसकी आप डबल एंट्री सोचें तो बैंक डेबिट और रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई 14,000 विल बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड इसको जब हम बैलेंस ऑफ करेंगे द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एज एन इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और 15 मार्क्स। तो इसमें एक तो डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट है जो हमने पहले की, और साथ ही साथ टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाना है एक्रूड एंड प्रीपेड को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है जी जो हमने एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट सीखा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, टाइप्स ऑफ रिसीव्स उनको सीखा, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आए वो पूछें साथ साथ व्हाट्सएप पे या नेक्स्ट क्लास में। एंड साइड बाय साइड जो आपको डेप्रिसिएशन की एक असाइनमेंट अपलोड की गई है गूगल क्लासरूम में, उसको वेरी इन टाइम अटेम्प्ट करें और सबमिट करें गूगल क्लासरूम में, ताकि उसके मार्क्स एंड अदर कमेंट्स आपको शेयर किए जा सकें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।